हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद कार। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ एल्केन। रिएक्शन ऑफ एल्केन, एल्केन के पास कोई भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होता है। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बॉन्डेड होता है। यही वजह है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाला कंपाउंड रिएक्टिव होता है, जबकि सिंगल बॉन्ड वाला कंपाउंड रिएक्टिव कम होता है। एल्केन में चूंकि सारा का सारा सिंगल बॉन्ड है, जिसके वजह से एल्केन बहुत कम रिएक्टिव होता है, जिसके वजह से एल्केन का रिएक्शन बहुत कम होता है। तब चूंकि एल्केन का रिएक्शन ही कम होता है तो अच्छी बात है, हमें पढ़ना भी एल्केन का कम ही रिएक्शन पड़ेगा। एल्केन का जो मेन रिएक्शन है वो है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन के साथ रिएक्शन। देखते हैं हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ध्यान देना, एल्केन का जैसे CH4 है, इसको अगर Cl2 के साथ रिएक्शन करा दिए, बन गया CH3Cl प्लस HCl। ये है हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। इसको बोलते हैं एल्केन। इसको बोलते हैं अल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन। जैसे किसी का नाम है एल्केन, उसको हेलो बोलना है, हेलो एल्केन नहीं, ये है हेलो एल्केन। ये मीथेन था, क्लोरीन है तो इसको बोलेंगे क्लोरोमीथेन। ये बेसिकली हेलो एल्केन है। इसी रिएक्शन को बोलेंगे हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ये बेसिकली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्योंकि यहां से H हटा है और उसके जगह पे Cl आया है। ये ऐसे ही किसी वेसल में अगर Cl2 और CH4 रख दोगे तो रिएक्शन नहीं होगा, जब तक कि उस वेसल में लाइट न दो या हाई टेम्परेचर न दो। लाइट या हाई टेम्परेचर क्या करता है देखते हैं। देखो, सबसे पहले तो हम थोड़ा सा और बात कर लें कि जो हैलोजिनेशन होता है ना, कराना इतना आसान नहीं होता है। हैलोजिनेशन में जो प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं उसके अलावा प्रोडक्ट बन जाता है कई बार, और साइड प्रोडक्ट ज्यादा बनता है। मेन प्रोडक्ट जो बनाना चाहते हैं उसका यील्ड बहुत कम मिलता है ज्यादातर केसेस में। फिर भी हम क्यों हैलोजिनेशन कराते हैं? क्योंकि हैलोजिनेशन करा के एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनता है, और एल्काइल हैलाइड एक ऐसा कंपाउंड है जिससे स्टार्ट करके ऑर्गेनिक का लगभग सारा कंपाउंड बनाया जा सकता है। मतलब अल्काइल हैलाइड से स्टार्ट करो, रिएजेंट देते जाओ, ऑर्गेनिक का लगभग सारा कंपाउंड बन सकता है। इसलिए अल्काइल हैलाइड भी जरूरी होता है। तो अल्काइल हैलाइड जरूरी है, इसलिए हम एल्केन के हैलोजिनेशन करा के अल्काइल हैलाइड बनाएंगे। भले यील्ड कम रहेगा, लेकिन जो भी बनेगा ना, उसका तो यूज हम कर सकते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अलग मॉलिक्यूल को बनाने के लिए। अल्काइल हैलाइड पे एक चैप्टर है 12th में, चैप्टर का नाम ही अल्काइल हैलाइड। सोचो, जब अल्काइल हैलाइड ऐसा कंपाउंड है जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सारा मॉलिक्यूल लगभग बनाया जा सकता है, तो अल्काइल हैलाइड चैप्टर भी कितना इंपॉर्टेंट होगा ना। तो बेसिकली 12th में एक चैप्टर अल्काइल हैलाइड, और इस रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। हम क्या करेंगे पहले इसको देखते हैं। हम लेंगे एक वेसल में ले लेंगे एल्केन। वेसल में ले लेंगे एल्केन। बाय द वे हमारा एल्केन CH4 है और इसका कराना है क्लोरीनेशन। क्लोज वेसल है, तो इसी वेसल में क्या ले लेंगे? क्लोरीन Cl2। और इसके साथ रिएक्शन कराना है तो हम इसमें लाइट देंगे या फोटोन देंगे। फोटोन या लाइट एक ही चीज है। बेसिकली अगर क्लोरीनेशन कराना होता है तो जनरली हम लोग ब्लू लाइट लेते हैं, क्योंकि ब्लू लाइट में इतना एनर्जी होता है कि वो इस Cl बॉन्ड को ब्रेक कर दे, और यही बेसिकली करना होता है इनिशियली। ठीक है,
जैसे ही ब्लू लाइट देंगे, ब्लू लाइट या तो ब्लू लाइट दो या हाई टेम्परेचर दो, ये Cl बॉन्ड ब्रेक होगा और फिर इसका इसके साथ रिएक्शन होगा। अगर तुम HNU नहीं दिए या हाई टेम्परेचर नहीं दिए, इसके अंदर डार्क रखे हो, मतलब HNU नहीं है, वैसे केस में ये इसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा भी लाइट दे दो, बहुत कम ही रिएक्शन कर लेगा। इसलिए बहुत कम ही लाइट रिस्पॉन्सिबल होता है, बहुत कम ही लाइट में इसके साथ रिएक्शन कर लेता है। मतलब तुम एकदम डार्क रखोगे तभी इस दोनों को साथ रख पाओगे, अदरवाइज ये दोनों रिएक्शन कर ही लेगा। ठीक है, अब देखो कैसे होता है रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होता है समझते हैं। Cl2 है, Cl2 है, इस वेसल में Cl2 है और एल्केन है, एल्केन में मीथेन है। Cl2 इस वेसल में दे दिए HNU, या तो दे दो HNU या दे दो हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। कई बार हाई टेम्परेचर के साथ साथ HNU ना देके हाई टेम्परेचर दिया जाता है और इसके साथ परऑक्साइड दिया जाता है। मतलब इसके साथ परऑक्साइड, ROOR, इसको परऑक्साइड बोलते हैं क्योंकि यहां परऑक्सी लिंकेज है। परऑक्साइड दे दिया जाता है और इसके साथ हीट कर दिया जाता है। हाई टेम्परेचर भी बोल सकते हो या थोड़ा भी हीट कर दो परऑक्साइड के साथ, तो जो रिएक्शन HNU के कारण होने वाला है हाई टेम्परेचर के कारण भी हो जाता है और इसके कारण भी हो जाता है। बट हम ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अभी नहीं करेंगे, अभी बस इतना ही लिखो HNU और हाई टेम्परेचर। कई बार HNU एंड हाई टेम्परेचर भी लिखा होता है, मतलब लाइट भी दो और हीट भी करो। क्या होता है इससे, HNU के पास इतना एनर्जी होता है कि इस बॉन्ड को ये ब्रेक कर देता है होमोलिटिकली, क्योंकि सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वाला एटम है, तो ये कन्वर्ट हो जाता है 2Cl डॉट में। ठीक है, अब ये जो 2Cl डॉट बना है ये किसके साथ टकराएगा? एक और चीज हम करा क्या रहे हैं, हम कराने वाले हैं CH4 का Cl2 के साथ रिएक्शन HNU के प्रेजेंस में, और बनने वाला है CH3Cl और HCl, यही बनने वाला है ना। अब सवाल है क्या हम मोनोक्लोरिनेशन कराने वाले हैं या डाइक्लोरिनेशन या ट्राइक्लोरिनेशन? ये क्या मतलब हुआ, हमें CH4 का Cl2 के साथ रिएक्शन करके CH3Cl बनाना है या CH2Cl2 बनाना है या CHCl3 बनाना है या CCl4 बनाना है, मोनोक्लोरिनेशन कराना है, डाई ट्राई या टेट्राक्लोरिनेशन कराना है। हम अभी केस लिए हैं मोनोक्लोरिनेशन कराने वाला, और जनरली हमें अल्काइल हैलाइड बनाने टाइम मोनोक्लोरिनेशन ही कराना होता है, तो हमको कराना है मोनोक्लोरिनेशन, डाई ट्राई टेट्रा नहीं कराना है। यह भी एक ड्रॉबैक है कि अगर CH4 और Cl2 ले लोगे, दोनों तुमको लग रहा होगा कि 1:1 के रेशियो में लेंगे सर तो ये बन जाएगा और ये बन जाएगा, डाइक्लोरिनेशन नहीं होगा। नहीं, अगर 1:1 के रेशियो में भी लोगे तो कुछ का मोनोक्लोरिनेशन होगा, कुछ का डाई, कुछ का ट्राई, और कुछ CH4 का क्लोरिनेशन होगा ही नहीं, Cl2 खत्म हो जाएगा। अगर तुम बोलोगे इसका Cl2 का अमाउंट ज्यादा ले लेते हैं इसके अमाउंट से, तब तो मोनोक्लोरिनेशन के अलावा डाई ट्राई टेट्रा सब होगा ही। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसका 1:1 भी लोगे तब भी ये और ये नहीं बन के इसके अलावा डाई ट्राई और टेट्राक्लोरिनेशन भी हो जाएगा और इसका कुछ अमाउंट बचा रह जाएगा। सोचो, हमें बनाना है मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट और बन रहा है डाई ट्राई टेट्रा, तो सबस्ट्रेट का तो नुकसान हो रहा है ना, इसका अमाउंट तो कंज्यूम हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर हमें मोनोक्लोरिनेशन कराना है तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना, Cl2 रखेंगे लिमिटेड अमाउंट में, बहुत कम, और CH4 रखेंगे एक्सेस, CH4 रखेंगे एक्सेस। मतलब अगर इसका 5 मोलेकुल रखते हैं तो इसका 100 मोलेकुल रखेंगे, इसका 5 मोलेकुल रखते हैं तो इसका
500 मोलिकुल रखेंगे, मतलब इसके रिस्पेक्ट में इसका अमाउंट बहुत ज्यादा होना चाहिए। 100 नहीं बोलना चाहिए था हमें, एक्चुअली इसका 5 मोलिकुल रखेंगे तो इसका 500 मोलिकुल रखना चाहिए, इतना ज्यादा रखना चाहिए। इससे क्या होगा, अब तुमको लगेगा सर ये कम रखे होते तो मोनोक्लोरिनेशन होगा बट बहुत कम प्रोडक्ट बनेगा। देखो अगर इसका अमाउंट कम रखते हो इसका ज्यादा रखते हो तो या तो मोनोक्लोरिनेशन होगा या इसका कुछ भी नहीं होगा, ये बचा रह जाएगा एक्स्ट्रा वाला, यही होगा। इसका फायदा क्या है कि जब रिएक्शन हो जाएगा तो वेसल में कौन रहेगा, या तो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट रहेगा या रिएक्टेंट अनरिएक्टेड रहेगा। अब चूंकि इसका और इसका मोलिकुलर वेट में डिफरेंस बहुत का है तो दोनों का बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा का डिफरेंस रखता होगा, और जब दो मोलिकुल के बीच का बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस काफी का होता है तो उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आसान होता है। वेसल में, जिस वेसल में ये दोनों पड़ा रहेगा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये दोनों को अलग कर लेंगे। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दो कंपाउंड को अलग करने का तरीका है अगर दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है तो। ठीक है, अब तुम बोलोगे तो क्या हुआ सर, इसका अमाउंट ज्यादा रखेंगे इसका अमाउंट बहुत कम रखेंगे तो मोनोक्लोरिनेटेड प्रोडक्ट बना और कुछ तो रिएक्ट ही नहीं किया, ऐसे ही रह गया, तो फिर ये तो बेकार हो गया। नहीं बेकार हो गया, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में नहीं गया, रिएक्टेंट तो है ही ना, वो बेकार कहां हुआ, वो डाई ट्राइक्लोरिनेशन थोड़े हुआ कि यूजलेस हो गया, कुछ और ही बन गया, बना ही नहीं। तो फिर से इसका जो अमाउंट बचा है उसका फिर से Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ। और क्या, मोनोक्लोरिनेशन कराने के लिए याद रखना, पूछा जाएगा तुमसे, अगर मोनोक्लोरिनेशन कराना है, मोनोब्रोमिनेशन कराना है तो जो एल्केन लिए हो इसको एक्सेस में लेना है और इसको लिमिटेड अमाउंट में लेना है। अभी फिर से इसको हम समझाएंगे मैकेनिज्म के थ्रू। ठीक है, अब देखो जो Cl2 है, वेसल में Cl2 है, ये क्या लिए हो एल्केन, ये एक्सेस ले लिए हो और ये लिमिटेड अमाउंट में है। अब जरा गौर करना होगा क्या, Cl2 है, H जैसे ही दिए तो H एनर्जी, इस बॉन्ड को क्या किया, H का एनर्जी इसको तोड़ दिया, बन गया 2Cl डॉट। क्लोरीन Cl बॉन्ड को तोड़ने के लिए ब्लू लाइट सफिशिएंट होता है, 2Cl डॉट बन गया। इसी वेसल में बना है ये 2Cl डॉट, इसका कुछ अमाउंट, इसका समझो एक सिंगल मोलिकुल टूटा, Cl डॉट बन गया, इस वेसल में Cl डॉट बना। अब ये Cl डॉट इस वेसल में घूम रहा है, कभी इससे टकराएगा कभी इससे टकराएगा, यही होगा ना। सोचो जब इससे टकराएगा तो क्या होगा, इससे टकराएगा तो Cl डॉट, जब Cl के साथ टकराएगा तो ये Cl डॉट यहां से Cl डॉट ले लेगा और Cl डॉट Cl2 बन जाएगा और ये Cl डॉट फ्री हो जाएगा। देखो जो था वही बना, मतलब ये Cl डॉट जब Cl2 के साथ टकराएगा कुछ नया नहीं होगा, लेकिन यही घूमते फिरते इससे टकराया, फिर जो था वही रह गया, फिर घूमते फिरते जब इससे टकराएगा तो देखो क्या होगा। जब CH4 से टकराया Cl डॉट, CH4 से टकराया Cl डॉट, क्या बन जाएगा, Cl डॉट यहां से H डॉट निकाला, बन गया CH3 डॉट और प्लस HCl, कुछ नया कंपाउंड बन गया। और ऐसे भी इस Cl डॉट को इसके साथ कोलिजन का चांसेस बहुत कम है क्योंकि अमाउंट में बहुत कम है वेसल में, ये बहुत ज्यादा है, एक्सेस है, तो ये बहुत ज्यादा इधर उधर रहेगा, तो ये Cl डॉट को तो फिर यही मिलेगा टकराने को। इससे टकराया भी तब भी कुछ नहीं हुआ, ऐसे ही मिलेगा भी नहीं, मिलेगा यही। इसलिए क्या हम अगला स्टेप क्या लिखें, अगला स्टेप लिखते हैं कि ये जो 2Cl डॉट है, ये जो Cl डॉट है, 2Cl को Cl लिख देते हैं, 2Cl भी लिख सकते हो तो इधर भी 2 लिखना पड़ेगा। ये CH4 के साथ जैसे ही टकराया, ये कोई भी एल्केन हो सकता है, CH4 के साथ जैसे ही टकराया, Cl डॉट यहां से H डॉट निकाला, HCl बन गया और इधर बच गया CH3 डॉट एंड HCl। अब देखो ये जो CH3 डॉट है ये वेसल में पड़ा हुआ है, इधर उधर घूम रहा है, ये CH3 डॉट के पास 2 ऑप्शन, या तो इसके साथ टकराए या तो इसके साथ टकराए। ये चूंकि ज्यादा है तो इसी के साथ पहले टकराएगा। अगर ये CH3 डॉट को ये टकराता है CH4 के साथ, देखो क्या बनेगा, CH3 डॉट यहां से H डॉट निकाल लेगा तो CH4 बन जाएगा और ये फिर से क्या बन जाएगा, CH3 डॉट। इसका मतलब जो था
वहीं बना। मतलब ये जो CH3 डॉट है, ये जो CH3 डॉट है, ये टकराते टकराते जब इससे टकराया, इसी से टकराने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, टकराया तो कुछ बना ही नहीं, जो था वहीं रह गया। फिर क्या होगा, कभी तो इससे टकराएगा, क्योंकि इसके बाद तो इसी का अमाउंट है। जब इससे टकराएगा तो देखो क्या होगा, जो CH3 डॉट है ये टकराया किसके साथ, Cl2 के साथ। तो ये CH3 डॉट यहां से Cl डॉट निकाला, बन गया CH3Cl। एक्चुअली जो चाहते थे हम वही बन गया और Cl डॉट फ्री हो गया। जरा देखो कितना इंटरेस्टिंग चीज है, Cl डॉट फ्री हो गया। अब ये फिर Cl डॉट किसके साथ टकराएगा, जो ज्यादा अमाउंट में है, ये ज्यादा अमाउंट में है, इसी के साथ टकराएगा। देखो जो नया Cl डॉट बना ना, फिर से नया CH4 के साथ टकराया, CH3 डॉट बना, CH3 डॉट फिर से नया Cl2 के साथ टकराया, Cl डॉट फिर से बन गया। फिर Cl डॉट जो नया बना वो CH4 के साथ टकराया, CH3 डॉट बना, CH3 डॉट फिर से Cl2 के साथ टकराया, Cl डॉट नया बना। इसी तरह से ये चेन रिएक्शन चलता रहेगा और जितना भी एल्केन है सबको क्लोरीनेट कर देगा। जरा गौर करो, फोटोन का एक सिंगल फोटोन एक बार केवल एक Cl डॉट बना दे, बस एक बार केवल Cl डॉट बना दे, उसके बाद Cl डॉट तो अपने आप रिएक्शन में बन रहा है, फोटोन का जरूरत कहां है। तो आइडियली अगर फोटोन का एक फोटोन दे दिया जाए, मतलब बहुत कम लाइट भी दे दिया जाए प्रॉपर वेवलेंथ वाला, तब भी कंटेनर में रखा हुआ सारा एल्केन का हैलोजिनेशन पॉसिबल है, अगर हैलोजन प्रेजेंट है तो। फोटोन का बहुत छोटा अमाउंट पूरे कंटेनर के एल्केन को हैलोजिनेट करा सकता है आइडियली। इसका मतलब ये नहीं कि एक ही फोटोन दो, थोड़ा सा एकदम लाइट दो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर ऐसा भी बहुत कम फोटोन दिए तो ये भी तो हो सकता है कि वो फोटोन वेसल के वॉल पे जाके एब्जॉर्ब हो जाए, तो फिर रिएक्शन ही नहीं होगा। मतलब ये जरूर है कि अगर बहुत कम फोटोन दें तब भी रिएक्शन पूरा का पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो या ये तो बोल नहीं सकते कि आइडियली फोटोन, एक सिंगल फोटोन पूरे वेसल के रिएक्टेंट को रिएक्ट करवा सकता है। जरा गौर करना, ये जो ऊपर वाला स्टेप है इसको बोलते हैं इनिशिएशन स्टेप। ये दोनों स्टेप को बोलते हैं प्रोपागेशन स्टेप। इसको बोलते हैं प्रोपागेशन स्टेप। क्यों अभी हम आते हैं इस पे। और जरा देखो, वेसल के अंदर ऐसा स्टेप भी हो सकता है कि जो Cl डॉट बना है वो अपने ही जैसे दूसरे Cl डॉट के साथ कोलाइड कर ले। अगर ऐसा हुआ तो क्या बनेगा, Cl2 बन जाएगा। जो Cl डॉट वेसल के अंदर है वो CH3 डॉट के साथ कोलाइड कर ले, क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। जो CH3 डॉट वेसल के अंदर पड़ा है वो अपने ही जैसे दूसरे CH3 डॉट के साथ रिएक्शन कर ले, क्या बन जाएगा, CH3। बहुत कम ही सही बट बनेगा तो ये सब भी। इस तरह के स्टेप्स को बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप, ध्यान देना, नाम पे ध्यान देना। इनिशिएशन स्टेप उस स्टेप को बोलते हैं जिसमें फ्री रेडिकल जनरेट होता है। रिएक्टेंट साइड में फ्री रेडिकल नहीं होगा, प्रोडक्ट साइड में फ्री रेडिकल होगा, उसको बोलेंगे इनिशिएशन स्टेप। ये रिएक्शन को इनिशिएट करता है, क्योंकि रिएक्शन को फ्री रेडिकल ही तो इनिशिएट करेगा और फ्री रेडिकल जनरेट इसी स्टेप में तो हो रहा है। प्रोपागेशन स्टेप उस स्टेप को बोलेंगे जिसमें फ्री रेडिकल कंज्यूम भी हो और फ्री रेडिकल जनरेट भी हो। फ्री रेडिकल कंज्यूम भी हो, फ्री रेडिकल जनरेट भी हो, फ्री रेडिकल कंज्यूम भी हो, फ्री रेडिकल जनरेट भी हो। ये दोनों स्टेप प्रोपागेशन स्टेप, रिएक्शन को प्रोपागेट करने के लिए यही दोनों स्टेप रिस्पॉन्सिबल है। टर्मिनेशन स्टेप नाम से क्लियर है, टर्मिनेट होना। रिएक्शन को टर्मिनेट करने के लिए
जो स्टेप रिस्पॉन्सिबल है, रिएक्शन को क्लोज करने के लिए जो स्टेप रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं टर्मिनेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में क्या होगा, दो फ्री रेडिकल जुड़ के फ्री रेडिकल नेचर खत्म करेगा। दो फ्री रेडिकल जुड़ के फ्री रेडिकल नेचर खत्म किया, दो फ्री रेडिकल जुड़ के फ्री रेडिकल नेचर खत्म किया, दो फ्री रेडिकल जुड़ के फ्री रेडिकल नेचर खत्म किया। तो ये स्टेप्स टर्मिनेशन कहलाएगा, ये प्रोपागेशन और ये इनिशिएशन। तुमसे पूछा जा सकता है मेन में नीट में कि एक रिएक्शन लिख दिया, बोले ये रिएक्शन प्रोपागेशन स्टेप को रिप्रेजेंट कर रहा है, टर्मिनेशन स्टेप को या इनिशिएशन स्टेप को। एक क्वेश्चन करो, CH2Cl2 plus Cl dot gives out CHCl2 dot plus HCl। ये कौन सा स्टेप है, इनिशिएशन, प्रोपागेशन या टर्मिनेशन? गौर करना, रिएक्टेंट में भी फ्री रेडिकल, प्रोडक्ट में भी फ्री रेडिकल, कौन सा स्टेप हुआ? ये प्रोपागेशन स्टेप का एग्जाम्पल है। ये हटाते हैं इसको। इसके बाद एक और चीज देखो, हमारा बनाना क्या था, हमको बनाना क्या था? हमें बनाना था एल्काइल हैलाइड। जरा गौर करो, प्रोपागेशन स्टेप में बन गया एल्काइल हैलाइड, यही तो बनाना था हमें। बट इसी दरमियान कुछ एल्केन भी बना, मतलब मीथेन से मिथाइल क्लोराइड के प्रिपरेशन के दरमियान इथेन एज ए बाई प्रोडक्ट बना है, बाई प्रोडक्ट बना है। यह तुमसे पूछा जा सकता है क्योंकि इसको एनसीईआरटी में कोट किया है। अब तुम ही बताओ, अगर इथेन होता और इससे बनाना होता इथाइल क्लोराइड और Cl2 दे देते और HNu दे देते, तो यहां पर भी तो साइड प्रोडक्ट क्या बन सकता था? 1 2 3 4 कार्बन का साइड प्रोडक्ट बन सकता था ना? बिल्कुल बन सकता था। हटाते हैं इसको, आगे डिटेल में बढ़ते हैं। गौर करो जरा, जो मेन की स्टेप है जो रिएक्शन को प्रोपागेट करेगा, जिन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा, वो बेसिकली प्रोपागेशन स्टेप होता है। ये स्टेप्स होता है। जरा गौर करना, ये बहुत काम करेगा आगे के क्वेश्चंस में। रिएक्शन होने के दरमियान फ्री रेडिकल बनता है और फ्री रेडिकल जहां पे बना होता है वहीं पे Cl जुड़ के प्रोडक्ट बनता है, यही ना? फ्री रेडिकल बनता है और जहां पे फ्री रेडिकल बना होता है वहां पे Cl जुड़ के या फिर जो भी हाइड्रोजन रहेगा जुड़ के प्रोडक्ट बनता है। और फ्री रेडिकल बनने का मतलब कैसा ज्योमेट्री? प्लेनर ज्योमेट्री। मतलब इस प्लेनर मॉलिक्यूल पे Cl जुड़ा है, तो प्लेनर मॉलिक्यूल पे Cl किधर से आएगा? ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा? कहने का मतलब ये जो CH3 है ऐसा है, CH3 है ऐसा है। अब ये बोर्ड के प्लेन में CH3, तो बताओ यहां पे Cl ऊपर से आएगा या नीचे से आएगा? ये जो Cl2 है जो जुड़ेगा, ऊपर से Cl को जोड़ेगा या नीचे से जोड़ेगा? ऊपर से जितना रिपल्सन है नीचे से भी एग्जैक्टली उतना ही रिपल्सन है और मिनिमम रिपल्सन ऊपर और नीचे से ही है। इसका मतलब जब Cl ऊपर से जुड़ेगा तो बनेगा, देखो क्या, ऊपर से जब Cl जुड़ा तो ये बॉन्ड चला जाएगा अंदर, ये चला गया अंदर और ऊपर से आ गया Cl, इधर H इधर H। दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि यहां जो फ्री रेडिकल था Cl ऊपर से न जुड़ के अंदर से जुड़े। वैसे केस में क्या होगा? वैसे केस में जब अंदर से Cl जुड़ेगा तो ये जो CH बॉन्ड है ऊपर आ जाएगा, मतलब डैश पे आ जाएगा Cl और बेज पे आ जाएगा H, है ना? इस पार्टिकुलर सिचुएशन में तो फर्क नहीं पड़ता है, ये दोनों प्रोडक्ट एक ही है। लेकिन अगर ये अलग ग्रुप होता, मतलब ये कायरल बनने वाला होता, तो वैसे सिचुएशन में ये दोनों में रेशमिक का ये दोनों इनेंशियोमेरिक पेयर हो जाता। अगर ये और ये H1 ये H होता, ये D होता और ये T होता। सोचो, ये D होता और ये T होता, ये D होता और ये T होता, तो इस दोनों में क्या चीज का रिलेशन हो जाता?
इनएंशियोमेरिक पेयर का रिलेशन हो जाता, स्टीरियोकेमिस्ट्री आ जाता, अच्छा क्वेश्चन बन जाता। तो देखेंगे हम उसको आज ही के लेक्चर में। आगे के पॉइंट्स के लिए याद रखना, आगे के लिए याद रखना कि फ्री रेडिकल बनता है, ये प्लेनर होता है और उस पे हैलोजन ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। बस इसको जल्दी से कॉपी करो, मिटाएंगे। यार बहुत टेस्ट है। जुगाड़ का डस्टर भी काम नहीं कर रहा है। देखो, अगर कोई एल्केन है, इसका हैलोजन के साथ रिएक्शन कराए हो, दिए क्या हो HNU, तो ये जो रिएक्टिविटी होता है हैलोजन का एल्केन के टुवार्ड्स, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। फ्लोरीन की रिएक्टिविटी एल्केन के टुवार्ड्स बहुत ज्यादा होता है। बोला भी जाता है कि फ्लोरीन इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि कंक्रीट के वॉल को वटर की तरह काटते निकल सकता है। इसीलिए ग्रेजुएशन लेवल तक लैब में कभी भी फ्लोरीन से रिलेटेड रिएक्शन नहीं कराया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। अनकंट्रोल्ड रिएक्शन इसका होता है। तुम्हारे दिमाग में एक बात आ रहा होगा, सर हम तो जानते हैं कि हमारे टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है। भाई हम फ्लोरीन की बात कर रहे हैं, F2 की बात कर रहे हैं, फ्लोराइड की बात नहीं कर रहे हैं। ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। सोडियम और सोडियम आयन, ये दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। जरा गौर करो, फ्लोरीन का रिएक्शन अनकंट्रोल्ड होता है, इसलिए हम लोग फ्लोरीन का रिएक्शन एल्केन के साथ नहीं कराते हैं। कंट्रोल ही नहीं कर सकते इसके रिएक्शन को, इसलिए नहीं कराते हैं हम इसका रिएक्शन एल्केन के साथ। जैसे एक सिंपल एग्जांपल समझो, कोरोना वायरस का यूज हम लोग कर सकते हैं क्या? सोचो अगर हमारे कंट्रोल में होता तब तो हम लोग यूज कर सकते थे। कैसे? किसी कंट्री से अगर हमारा वॉर होता, किसी कंट्री से जब हमारा झगड़ा होता, तो हम उस वायरस का यूज कर सकते थे अगर वायरस हमारे कंट्रोल में होता तो। लेकिन कोरोना वायरस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, फिलहाल कोई इसका यूज नहीं कर सकता। यही बात इसमें भी है। फ्लोरीन का एल्केन के से रिएक्शन तो होगा, बट अनकंट्रोल्ड रिएक्शन होगा, तो कोई भी प्रैक्टिकल पर्पस में इसका यूज नहीं हो सकता। तो हम फ्लोरीन के साथ एल्केन का रिएक्शन नहीं देखेंगे, हाईली अनकंट्रोल्ड रिएक्शन के कारण। I2 का रिएक्शन भी हम लोग नहीं देखेंगे, क्योंकि इसका रिएक्शन एक्सट्रीमली स्लो है और रिवर्सिबल है। I2 का रिएक्शन एल्केन के टुवार्ड्स एक्सट्रीमली स्लो है एंड रिवर्सिबल है, इसलिए I2 का रिएक्शन भी हम एल्केन के साथ नहीं देखेंगे। थोड़ा सा हम बात कर लें, अगर CH4 है, ध्यान देना, अगर CH4 है, इसका रिएक्शन करा दें I2 के साथ इसका हम रिएक्शन करा दें। जब I2 के साथ हम रिएक्शन कराए, हमने बोला रिएक्शन रिवर्सिबल होता है, CH3I बना और HI बना। और हमने ये भी बोला कि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, शायद नहीं बोला, अब बोलते हैं, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम होता है, रिवर्सिबल होता है और इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम होता है, जिसके वजह से इसका यील्ड, अल्काइल हैलाइड का यील्ड बहुत कम मिलता है।
यही वजह है कि ये रिएक्शन हम लोग, एक तो एक्सट्रीमली स्लो है, ऊपर से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू भी बहुत कम है, इसका मतलब यील्ड बहुत कम मिलेगा और स्लो होने की वजह से बहुत टाइम लगाएगा थोड़ा भी यील्ड देने में। इसलिए इस रिएक्शन का यूज हम लोग अल्काइल हैलाइड बनाने के लिए नहीं करते हैं जनरली। बट अगर तुम्हें बहुत कम ही अमाउंट इसका चाहिए तो ये रिएक्शन यूज कर सकते हो, लेकिन जिस वेसल में ये रिएक्शन कराओगे उस वेसल में कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रख लेना, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ताकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस HI को ऑक्सीडाइज कर दे और ली चटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये इक्विलिब्रियम आगे बढ़ते जाए, क्योंकि इसको जब ऑक्सीडाइज कोई करेगा तो ये कंज्यूम होता जाएगा, जिसके वजह से इक्विलिब्रियम आगे बढ़ता जाएगा, जिसके वजह से इसका अमाउंट थोड़ा तो बढ़ ही जाएगा। समझ आया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन लिया जाता है जो HI को ऑक्सीडाइज कर दे? जनरली HiO3 या HNO3, इस दोनों में से कोई ले सकते हो। हालांकि इसका अलावा भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ले सकते हो, बट एनसीईआरटी इस दोनों को कोट किया है तो हम इसी दोनों पे फोकस्ड हैं। होता क्या है, ये जो HI है, HI को जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देंगे, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इस I को जो कि -1 में है, इसको ऑक्सीडाइज करके I2 में लेके चला जाता है। अब बताओ, इसको ऑक्सीडाइज करके I2 में लेके चला गया तो प्रोडक्ट तो हटने लगा ना, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, और जो I2 बना वो फिर से इधर यूज हो गया। मतलब जो I2 बना वो रिएक्टेंट का कंपोनेंट है, उसके अकॉर्डिंग भी रिएक्शन फॉरवर्ड जाना चाहिए। रिएक्टेंट ऐड हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड, प्रोडक्ट रिमूव हो रहा है, रिएक्शन फॉरवर्ड। समझ में आया? तो जब आयोडीनेशन करना है तो वेसल में HiO3 या HNO3 या कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर रखना होगा। ठीक है? कई स्टैंडर्ड बुक्स तो ये लिखता है कि आयोडीनेशन के लिए रिएक्शन यूज ही नहीं किया जाता है। बिल्कुल सही, अगर इस रिएक्शन का यूज करेंगे भी तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखना पड़ेगा, और उससे भी जो प्रोडक्ट बनेगा यील्ड थोड़ा बढ़ जाएगा। ऐसा भी नहीं होगा कि रिएक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया? तो इस रिएक्शन का यूज नहीं करते हैं आयोडीनेशन कराने के लिए। जनरली अगर थोड़ा बहुत अमाउंट चाहिए आयोडीनेशन का तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ यूज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, इसको हटा रहे हैं या फिर इसको रहने देते हैं, इधर लिखते हैं। जरा गौर करना, तो प्रैक्टिकली निकाला गया डेटा को हम यूज करेंगे। यहां पे डेटा क्या है समझना जरा डेटा नहीं, पहले एक छोटा सा क्वेश्चन देखो। एक चीज बताओ जरा, अगर CH4 है, CH4 का हम करा दें क्लोरीनेशन Cl2H के साथ रिएक्शन, बताओ, और हम बोलें तुमको कि हमको मोनोक्लोरीनेशन कराना है, तो क्या बनाओगे? CH3Cl बनाओगे और क्या बनाओगे? HCl बनाओगे, है ना? इसको इग्नोर करो, मेन प्रोडक्ट पे बात करते हैं हम केवल। अगर हम तुमसे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर CH3 का रिएक्शन करा दें किसके साथ? Cl2H के साथ, और हम कराएं मोनोक्लोरीनेशन, बताओ क्या बनाओगे? ऑफ कोर्स CH3 CH2Cl और HCl बनाओगे, यही बनाओगे। अगर हम तुमसे बोलें कि बताओ CH3 CH2CH3 ले लें और इसका रिएक्शन करा दें Cl2H के साथ, मोनोक्लोरीनेशन कराएं, अब मामला फंस गया। अब तुम बोलोगे सर यहां पे Cl को लाएं या यहां पे Cl को लाएं, मतलब तुम बना सकते हो ये प्रोडक्ट भी या ये प्रोडक्ट भी। अब सवाल उठता है कि इस केस में तो दो प्रोडक्ट बन सकता है सर, तो इस दोनों में मेजर कौन होगा? इसी को जानने के लिए हम एक रिजल्ट यूज करेंगे। ठीक है, यहां पे ये 2 प्रोडक्ट बनेगा। चलो 2 प्रोडक्ट तो बता ही सकते हो ना कि 2 प्रोडक्ट बनेगा। कितना प्रोडक्ट बनेगा उसमें तो हम बता ही सकते हैं ना, 2 प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, 2 प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद चलो पहले हम कितना प्रोडक्ट बनेगा उसी पे बात कर लेते हैं, उसके बाद कौन होगा मेजर कौन होगा माइनर उस पे बात करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कितना प्रोडक्ट बनेगा। इस केस में कितना प्रोडक्ट बनेगा? 2 प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद इधर हटाते हैं हम, आई थिंक 2 लेक्चर लग जाएगा इस पे।
अब बताओ जरा मेरे को, अगर हम नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, या फिर हाँ कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, उसके बाद बढ़ेंगे आगे। कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं भाई, कुछ क्वेश्चंस हमने कलेक्ट किया है, हम उसकी बात कर लेते हैं पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, क्वेश्चन लिख देते हैं। देखो क्वेश्चन है, ये कंपाउंड है, इसका करा दो क्लोरीनेशन HNu और मोनोक्लोरीनेशन कराओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कंपाउंड Cl2HNu मोनोक्लोरीनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये सब पूछा जाता है, ये सब एडवांस में और नीट में। Cl और इसका करा दो Br2HNu मोनो ब्रोमिनेशन कराना है। पहले इस 3 का आंसर करते हैं, इसके बाद बढ़ेंगे आगे। देखो इसको हटा रहे हैं, चलो इसका मोनोक्लोरीनेशन कराना, कितना प्रोडक्ट बनेगा बताओ। देखो यहां पे क्लोरीन आ सकता है, और कहां क्लोरीन आ सकता है, यहां पे क्लोरीन आ सकता है, और भी कहीं आ सकता है क्या। मोनोक्लोरीनेशन एक ही क्लोरीन लाना है, यही 2 प्रोडक्ट बन सकता है बस, है ना। कितना प्रोडक्ट बना, 2 नहीं, 2 नहीं बना, ज्यादा बना। देखो गौर करो जरा, यहां पे Cl आया होगा, बिल्कुल सही। यहां पे Cl आने के पहले क्या बना होगा, ये वाला फ्री रेडिकल बना होगा या नहीं बना होगा। यहां पर भी Cl आने के पहले ये वाला फ्री रेडिकल बना होगा। तो जब ये फ्री रेडिकल बना होगा, उसके बाद Cl ऊपर से आए या नीचे से आए कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये कायरल नहीं बन रहा है। लेकिन ये जब फ्री रेडिकल बना होगा और उसके बाद जब Cl आया होगा, अभी कुछ ही देर पहले हमने बताया था, यहां पे जब Cl आया होगा तो Cl ऊपर से अगर आया होगा, ये प्लेनर हो गया ना, तो प्लेनर है तो Cl ऊपर से भी इक्वल पॉसिबिलिटी है कि ऊपर से आए या नीचे से आए। अगर Cl ऊपर से आया होगा तो ये H जाएगा अंदर और Cl रहेगा डैश पे, बेज पे। और अगर यहां पे Cl नीचे से आया होगा, जिसका कि इक्वल पॉसिबिलिटी है, Cl रहा होगा डैश पे और बेज पे कौन रहा होगा, H। मतलब या तो ये बना होगा, या तो ये बना होगा, सॉरी ये बना होगा, ये बना होगा और ये बना होगा। कितना प्रोडक्ट हो गया इस केस में, 3 प्रोडक्ट, 1 2 3। ऐसे सोचो, या दूसरा तरीका है कि तुम पहले Cl लगा दो हर जगह, यहां लग सकता है, यहां लग सकता है। अब चूंकि यहां कोई कायरल सेंटर है नहीं, बट यहां पे कायरल सेंटर बन रहा है, मतलब यहां पे Cl ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, मतलब यहां 2 पॉसिबिलिटी है, मतलब यहां Dl पेयर बनेगा। ऐसे भी सोच सकते हो, बट वैसे सोचने से अच्छा है कि जैसे हमने सोचा वैसे तुमको सोचना चाहिए। हम फिर से इसको लिखेंगे, टेंशन मत लो। क्या तरीका है, 2 तरीका, कि पहले तुम जहां जहां Cl लगा सकते हो लगा दो, एक यहां लगा सकते हो और एक यहां लगा सकते हो। इसमें ये कायरल कार्बन बन रहा है, तो हम बोलेंगे इसका 2 कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा, एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो, और इसका एक ही रहेगा। ठीक है। या दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका क्या था कि फ्री रेडिकल बनाओ, वही ज्यादा सही था, उससे कभी गलत नहीं होगा। यहां पे फ्री रेडिकल बना होगा, फिर Cl आया होगा, तो ये कायरल वायरल बना नहीं, तो एक ही कंपाउंड रह गया। बट इस केस में यहां पे फ्री रेडिकल बना होगा, फिर Cl आया होगा, तो Cl ऊपर से आ सकता है, Cl नीचे से आ सकता है। इसका मतलब है कि एक बार हाइड्रोजन ऊपर हो सकता है,
Cl नीचे हो सकता है और एक बार Cl ऊपर हो सकता है, हाइड्रोजन नीचे हो सकता है ना। और कितना प्रोडक्ट बना? एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट और ये तीसरा प्रोडक्ट। टोटल कितना प्रोडक्ट बना? तीन प्रोडक्ट। अगर तुमसे पूछा जाए इसमें कितना प्रोडक्ट बना है तो तुम बोलोगे तीन प्रोडक्ट, एक दो तीन प्रोडक्ट, ठीक है। या ये बोल सकते हो कि दो ये और एक ये, तीन, ठीक है। अब तुम मेरे को बताओ, इसके लिए बोला जाए कि प्रोडक्ट जो बना है, तुमसे पूछा जाए नंबर वन क्वेश्चन, नंबर ऑफ प्रोडक्ट। नंबर टू क्वेश्चन, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। क्वेश्चन थ्री, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। क्वेश्चन फोर, नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर। नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर। क्वेश्चन फाइव, नंबर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक पेयर, है ना। नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर, नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर, एंड इसको मत लिखो, नंबर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक पेयर मत लिखो, नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर। और पूछा जा सकता है इसमें, और क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है नंबर ऑफ फ्रैक्शन। इनफैक्ट नंबर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक पेयर भी पूछा जा सकता है, तो उसको भी डाल ही दो। 4, 5, नंबर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक पेयर, एंड नंबर 6, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस। अब देखो नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना हो गया? नंबर ऑफ प्रोडक्ट 3। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। यहां जो दो बन रहा है ये दोनों ऑप्टिकली एक्टिव है, इंडिविजुअली तो ऑप्टिकली एक्टिव है ना। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट कितना? 2। नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट है, 1। नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर, यहां जो डीएल है, इस दोनों में क्या रिलेशन है? इस दोनों में क्या रिलेशन है? इनएंशियोमेरिक का रिलेशन है। ये दोनों के बीच में क्या रिलेशन है? इनएंशियोमेरिक पेयर है, तो नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर कितना हो गया? 1 पेयर। नंबर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक पेयर, इसका और इसके बीच, या इसका और इसके बीच क्या डायस्टेरियोमर्स का रिलेशन है? नहीं, ये दोनों ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है। डायस्टेरियोमर्स तो स्टेरियो आइसोमर्स होता है। इनफैक्ट ये दोनों स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, तो ये दोनों डायस्टेरियोमेरिक पेयर नहीं है, मतलब इसमें एक भी डायस्टेरियोमेरिक पेयर नहीं है। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब समझना, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस का मतलब यह हुआ कि अगर जो प्रोडक्ट बना है, प्रोडक्ट में 3 मॉलिक्यूल है, इनफैक्ट इस प्रोडक्ट का, इस मिक्सचर का, इस 3 मॉलिक्यूल के मिक्सचर का, 3 टाइप के मॉलिक्यूल के मिक्सचर का अगर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो कितना फ्रैक्शन हमें मिलेगा, समझना जरा। आई थिंक हमने बताया है, पहले बताया ना आइसोमेरिज में, फिर से हम थोड़ा सा बता देते हैं। ये एक कंपाउंड है और ये दोनों क्या है? इनएंशियोमेरिक पेयर है। तो इनएंशियोमेरिक पेयर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सेम होता है, और इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। मतलब इस दोनों कंपाउंड का एक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट और इसका अलग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। जब इस तीनों कंपाउंड के मिक्सचर का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले अटेंड हो जाएगा वो वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। एक फ्रैक्शन हो गया और एक फ्रैक्शन जो नीचे बचा वो। सोचो, कहने का मतलब 4 कंपाउंड है, ए बी सी डी, चारों का बॉइलिंग पॉइंट अलग। चारों को एक वेसल में रखो, ए बी सी डी, और क्या करो, सबको लिक्विफाई कर दो।
उसके बाद इसको टेम्परेचर दो, धीरे धीरे बॉयल टेम्परेचर बढ़ाते जाओ, जिसका बॉइलिंग पॉइंट पहले आ गया, बाय द वे ए का बॉइलिंग पॉइंट अटेंड हो गया, ए निकल जाएगा बाहर, भाप बन के निकल जाएगा, एक फ्रैक्शन मिल गया। और टेम्परेचर बढ़ाए थोड़ा देर, मतलब ए जब निकल गया तो उसके बाद फिर से टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए, बी का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, अब टेम्परेचर रोके हुए हैं, बी निकल रहा है, बी निकल गया, बी जब निकल गया उसके बाद फिर टेम्परेचर बढ़ाना शुरू किए, अब इसके अंदर सी का बॉइलिंग पॉइंट आ गया, सी निकलेगा। इस तरह से कितना फ्रैक्शन मिला, एक फ्रैक्शन, दो फ्रैक्शन, तीन फ्रैक्शन और एक लास्ट में जो बचेगा वो चार फ्रैक्शन। अगर सोचो बी और सी का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता तो बी और सी एक साथ निकलता, मतलब बी और सी को कलेक्टिवली एक फ्रैक्शन बोलते हैं वैसे केसेस में, है ना। तो बताओ इनएंशियोमेरिक पेयर का बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है, मतलब ये दोनों कलेक्टिवली एक फ्रैक्शन कहलाएगा और ये दूसरा फ्रैक्शन कहलाएगा। तो नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितना हो गया, जब फ्रैक्शनल डिसिलेशन करेंगे तो कितना फ्रैक्शन मिलेगा, दो फ्रैक्शन मिलेगा, दो। ठीक है, इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर बाकी सब क्वेश्चंस में भी करेंगे। हम इसको हटाते हैं। टाइम देख लेते हैं भाई, एक लेक्चर में तो नहीं हो पाएगा लगता है, चलो देख लेते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। देखो इसमें बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, आई थिंक आईटी पूछा भी है, एग्जैक्टली मेरे को याद नहीं है। अब जरा देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को हटाते हैं क्योंकि उसका काम हो चुका है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है कि यहां पे Cl लगे, दूसरा हो सकता है कि यहां पे Cl लगे, तीसरा हो सकता है कि यहां पे Cl लगे, और चौथा हो सकता है कि यहां पे Cl लगे। जब यहां पे Cl लगाओगे तो वही बात हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और हमने बोला ये तरीका बहुत सही नहीं है, दूसरा तरीका जो बताया था वो ज्यादा सही हमको लगता है, हम दोनों तरीका इस पे भी अपनाएंगे। देखो यहां तो कोई कायरल कार्बन है नहीं, तो ये तो सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। यहां पे कायरल कार्बन है तो यहां पे दो प्रोडक्ट ये बनाएगा, मतलब ये डीएल पेयर होगा। यहां पे कोई कायरल कार्बन नहीं, सिंगल प्रोडक्ट। यहां पे कायरल कार्बन ये तो नहीं है, बट यहां Cl आने की वजह से ये कायरल कार्बन हो गया है, इसका मतलब यहां भी डीएल पेयर होगा। कितना प्रोडक्ट बन गया, दो, एक तीन, दो पांच और एक 6, इसमें 6 प्रोडक्ट बनेगा। 6 प्रोडक्ट, देखो इधर नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना 6 होगा। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, ये डीएल पेयर और ये डीएल पेयर कितना हो गया 4। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट 4। नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट बाकी जो 2 बचा 2। नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर, ये डीएल पेयर और ये डीएल पेयर, नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर कितना 2। नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमेरिक पेयर, इसका इसके साथ रिलेशन डाइस्टेरियोमर्स का होगा नहीं, बिल्कुल नहीं, ये दोनों क्या है इनफैक्ट स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, तो नंबर ऑफ डाइस्टेरियोमेरिक पेयर 0। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस, जब इसका फ्रैक्शनल डिसिलेशन करेंगे कितना फ्रैक्शन मिलेगा, इस दोनों इनएंशियोमर्स का सेम बॉइलिंग पॉइंट, एक फ्रैक्शन इसका बॉइलिंग पॉइंट एक होगा, इस दोनों का सेम बॉइलिंग पॉइंट बट इससे अलग एक, इसका कितना फ्रैक्शन मिला 1 2 3 4 फ्रैक्शन मिलेगा। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे प्रोडक्ट्स का तब, ठीक है। ये तो था पहला तरीका से हमने प्रोडक्ट बनाया। अब दूसरा तरीका अपनाते हैं, वो थोड़ा लेंदी होता है बट उसमें गलती होने का चांसेस एकदम नहीं है। तुमको ऐसा लग सकता है कि सर क्लोरीन यहां लगा है, कायरल कार्बन ये हुआ तो इसको 2 क्यों काउंट किए, जरा गौर करो हो क्या रहा है। मेथड नंबर 2, यहां पे Cl कैसे जुड़ा होगा, पहले यहां फ्री रेडिकल बना होगा ना, उसके बाद Cl ऊपर से और नीचे से जुड़ा होगा, बट यहां Cl ऊपर से जुड़े या नीचे से जुड़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, एक कार्बन और था, ठीक है, ये बना दिया। यहां पे क्या हुआ होगा, पहले बना होगा फ्री रेडिकल, यहां पे चलो इसमें जैसा बनाया हुआ वैसा ही बना देते हैं, हालांकि सही था, कोई दिक्कत नहीं था।
ये हुआ। इसमें क्या हुआ होगा, इसमें पहले यहां पे बना होगा फ्री रेडिकल, यहां पे हाइड्रोजन है और यहां पे बना होगा फ्री रेडिकल। Cl ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। यहां पे मतलब यहां पे बनेगा, ऊपर से Cl ले आओ और एक बार Cl को नीचे से ले आते हैं। ऑफ कोर्स यहां पे नीचे में हाइड्रोजन है, यहां पे नीचे में हाइड्रोजन है और यहां ऊपर में हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बताओ ये दोनों इनएंशियोमेरिक पेयर हुआ ना, इनएंशियोमेरिक पेयर। ठीक है, तीसरी बात इसका करते हैं, इसमें भी क्या हुआ होगा, यहां पे फ्री रेडिकल बना होगा, Cl ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी आ सकता है। ये बना होगा, यहां पे Cl ऊपर से भी आ सकता है नीचे से भी आ सकता है। क्या बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ये कायरल होगा ही नहीं, नहीं ना होगा ये कायरल, या इसके वजह से कोई कहीं कोई कायरल नहीं हो रहा है, तो ये एक ही रहेगा। तुम चाहो तो इसको बना सकते हो 3D में, बट 3D बनाने का कोई फायदा भी नहीं होगा। अब जरा समझना इसका कहानी, इसका कहानी समझते हैं भाई। देखो ये जो कंपाउंड है ये, ठीक है, इसके बारे में, इसको जरा समझो, पहले इसको समझो। इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, देखो ये है हाइड्रोजन, ये मिथाइल, मिथाइल C2H5। क्या ये दोनों सेम चीज है कि नहीं है? ये जो कार्बन है ना, ये कार्बन या हम ये कार्बन है, इस कार्बन पे क्या है, 2 मिथाइल 1 इथाइल, इस कार्बन पे क्या है, 2 मिथाइल 1 इथाइल। ठीक है, अब देखो यहां पे क्लोरीन कहां कहां जुड़ सकता है, हमने यहां पे जोड़ दिया था, यहां पे जोड़ लिया था, यहां भी जोड़ लिया था। अब जुड़ सकता है या तो यहां पे या तो यहां पे। जरा ध्यान देना, अगर यहां पे क्लोरीन जोड़े तो देखो क्या बनेगा, ये हाइड्रोजन नीचे और ये मिथाइल ऊपर, ये बनेगा। या क्लोरीन यहां ना जुड़ के यहां पे जुड़े, क्योंकि यहां तो कायरल कार्बन नहीं बनेगा ना ही यहां कायरल कार्बन बनेगा, तो या तो यहां जोड़ दो क्लोरीन को या यहां जोड़ दो। यहां जोड़े क्लोरीन, अब यहां पे जोड़ देते हैं एक बार क्लोरीन, देखो क्या होगा। यहां पे जोड़ देते हैं क्लोरीन को और यहां पे हाइड्रोजन है। तुमको लगेगा कि ये दोनों सेम है, नहीं है दोनों सेम। कॉन्फ़िगरेशन देखो इस कार्बन का, तो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर ये R है और ये S आएगा पक्का। इसका मतलब इस पे ICL अलग कंपाउंड बनेगा और इस पे ICL अलग कंपाउंड बनेगा। तुम्हारे दिमाग में एक बात आएगा कि सर तो आप यहां पे क्लोरीन रख के क्यों बोले कि नीचे लाओ या ऊपर लाओ एक ही चीज है, क्योंकि वो गलत था, गलती से सही हो जाता है। एक्चुअली में नीचे लाएंगे, इस पे लाएंगे Cl तो R वाला बनेगा और यहां लाएंगे Cl तो S वाला बनेगा। ऑफ कोर्स कायरल ये बनेगा, लेकिन इसी का कॉन्फ़िगरेशन जब ऊपर में Cl लाएंगे तो R बनेगा और यहां लाएंगे तो S बनेगा। ये 2 कंपाउंड बना। यहां पे हम गलती क्या करते थे, बोलते थे देखो यहां Cl ले आओ, यहां लाओ या यहां लाओ एक ही बात है, बट यहां लाने के कारण यहां कायरल बन गया, कायरल हो गया तो Dl हो गया, 2 प्रोडक्ट बन गया। 2 बार गलती करके हम सही कर लेते थे इनफैक्ट, और कुछ बात नहीं है। तो सही तरीका ये है, ये नहीं है। समझ आया? इसके बाद बढ़ते हैं, चलो इसमें क्या गलती था वो समझ में नहीं भी आया होगा, तो इसमें क्या सही है ये जरूर समझ में आया होगा। नहीं, अब देखते हैं, चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। इतना प्रॉब्लम्स करेंगे कि समझ तो आ ही जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये कंपाउंड है बहुत ही इंटरेस्टिंग, ये भी आईटी पूछ चुका है। ये पूछा है कि नहीं, इस टाइप का पूछा है। इसका ब्रोमिनेशन करा दो, मोनोब्रोमिनेशन। देखो अब जो करेक्ट तरीका है हम उससे केवल करेंगे बस, ताकि टफ क्वेश्चन करना तुम्हारे लिए आसान हो जाए। एक चीज बताओ, यहां पे Cl लगा हुआ है, ये Br, यहां पे फिर रेडिकल बनेगा, फिर यहां पे Br लाओगे, यहां पे Br लाने से ये कायरल वायरल तो बनेगा नहीं, तो सिंपली इसको Br ऐसे लिख देते हैं। दूसरा क्या बनेगा, ध्यान देना, दूसरा बनेगा, यहां पे लिखते हैं,
यहां पे Br है, यहां पे Cl है, यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा। फिर यहां Br ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है, मतलब यहां पे Br ऊपर से भी आ सकता है और यहीं पे Br नीचे से भी आ सकता है, यहीं पे Br नीचे से भी आ सकता है। ऑफ कोर्स यहां ऊपर में हाइड्रोजन और यहां नीचे में हाइड्रोजन है, ठीक है। अब जरा गौर करो, इसको हम हटाते हैं, इसको हम हटाते हैं। अब जरा बताओ, अब और कहां Br आ सकता है? यहां पे Br आ गया, यहां पे Br आ गया, यहां पे Br आ गया। यहां पे Br जब आएगा तो पहले यहां फ्री रेडिकल बनेगा, फ्री रेडिकल बनेगा तो फिर से क्या हो जाएगा, ये Cl और ये प्लेनर हो जाएगा। प्लेनर हो जाएगा तो फिर से यहां Br ऊपर से आ सकता है और Br नीचे से आ सकता है। तो अब देखो क्या होगा, यहां पे Br अगर ऊपर से आया तो Cl जाएगा नीचे और Br ऊपर। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि Br नीचे से आए तो Br जाएगा नीचे और Cl आएगा ऊपर। इसके बाद यहां पे Cl कहां था, ऊपर था तो ऊपर ही रहेगा। जब यहां पे आएगा Br तब नहीं ये पॉसिबिलिटी है, यहां पे Br आएगा तो ये तो एज इट इज दोनों में रहेगा, यहां पे Br आएगा तो ये तो एज इट इज रहेगा। जब यहां पे Br आएगा तो ये तो एज इट इज रहेगा। अब यहां पे Br लाने ऊपर से लाओ या नीचे से लाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां पे जो फ्री रेडिकल बनेगा ये प्लेनर बनेगा और यहां पे Br लाने से कायरल वायरल नहीं बन रहा है, इधर कायरल है। तो ये तो जो है सो है, इस पे कहां कुछ हो रहा है, जो हो रहा है यहां पे। तो ऊपर से Br लाओ या नीचे से Br लाओ, यहां पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऊपर से लाओगे तब भी वही कंपाउंड रहेगा, नीचे से लाओगे तब भी वही कंपाउंड रहेगा। कितना प्रोडक्ट बना, देखो ये हो गया एक प्रोडक्ट। इस दोनों में क्या रिलेशन है, इनएंशियोमर्स का रिलेशन है, इनएंशियोमर्स का रिलेशन है। सॉरी, ये दोनों क्या है, इनएंशियोमर्स है, तो गलती कर दिया हमने। देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों जगह अलग अलग है, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन तो दोनों जगह सेम ही है। तो बताओ ये इनएंशियोमर्स होगा या डायस्टेरियोमर्स होगा। इनएंशियोमर्स में तो सारे कायरल कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदलता है ना, इसमें तो केवल इसका कॉन्फ़िगरेशन बदला। ये तो दोनों जगह सेम है, निकाल के देख लो। इसका मतलब ये दोनों क्या है, डाइस्टेरियोमेरिक पेयर है। ये दोनों में क्या रिलेशन है, इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा इसका उसका उल्टा आएगा, मतलब ये इनएंशियोमेरिक पेयर है। ये तो सिंगल कंपाउंड। अब जरा उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर करो भाई लोग। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना, एक ऊपर, दो एक तीन, चार पांच, 6 प्रोडक्ट, 2 2 4 2 6 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट हुआ, 6 था 6 अभी भी। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट कितना, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भले कायरल ना हो बट ये तो कायरल है ना। 1 प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट, 5 प्रोडक्ट, 6 प्रोडक्ट। छेबो का छेबो ऑप्टिकली एक्टिव है, छेबो का छेबो ऑप्टिकली एक्टिव है। नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट 0। नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर 1 पेयर, ये इनएंशियोमेरिक पेयर नहीं है, ये डायस्टेरियोमेरिक पेयर है। तो एक ही पेयर है इनएंशियोमेरिक पेयर, इसका मतलब इनएंशियोमेरिक पेयर कितना हो गया, नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर 1। नंबर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक पेयर, इस दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, डायस्टेरियोमर्स का। तो डायस्टेरियोमेरिक पेयर कितना हो गया, 1 हो गया, यहां पे 1 डायस्टेरियोमेरिक पेयर। नंबर ऑफ फ्रैक्शन, अब बताओ इन सारे कंपाउंड का जिस वेसल में रिएक्शन हुआ ये सारा प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, इन सारे कंपाउंड का फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो कितना डिफरेंट फ्रैक्शन मिलेगा। ये एक साथ निकलेगा, मतलब ये अकेले निकलेगा, ये दोनों डायस्टेरियोमेरिक पेयर है, डायस्टेरियोमेरिक पेयर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट सेम नहीं होता है, तो ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा, 3 फ्रैक्शन हो गया। बट ये इनएंशियोमेरिक पेयर है, ये साथ निकलेगा क्योंकि इसका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है। 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन। नंबर ऑफ फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हटाएंगे इसको, जल्दी से लिखना चाहो तो लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इधर Cl है, इधर H है, इधर CH3 है और ऐसा है। ठीक है, ये फिशर प्रोजेक्शन है, मतलब यहां पे कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है। अब जरा बताओ, इसका कराना है Cl2H न्यू मोनोक्लोरिनेशन। ठीक है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जा रहा है, मतलब उन्हीं क्वेश्चंस का आंसर पूछा जा रहा है। जरा ध्यान देना, एक बार तो बनेगा CH2Cl, मतलब यहां से H निकलेगा, फिर रेडिकल बनेगा और यहां पे Cl बनेगा। ठीक है, इधर H और इधर Cl, एक प्रोडक्ट ये हुआ। दूसरा प्रोडक्ट जब यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा तो ये सेक्शन प्लेनर हो जाएगा, तो यहां पे Cl ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। बट ध्यान देना, यहां पे Cl ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, बट H निकल के ना फ्री रेडिकल बनता है। फ्री रेडिकल बना, Cl ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, लेकिन पहले से भी एक Cl था, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये CH3 है और यहां पे Cl और यहां पे Cl डाल दो। एक Cl पहले से था, एक Cl और डाल दिए। अभी तो कायरल ही नहीं रह गया, तो यहां पे कहीं भी डालो ना, किसी साइड कुछ भी करो, क्या फर्क पड़ता है। ये इसका फिशर प्रोजेक्शन का कोई मतलब रह गया? कोई मतलब नहीं रह गया। मतलब ये यहां पे जब क्लोरीनेशन हुआ तो इसका कायरलिटी खत्म हो गया। ये H डॉट निकला, फिर रेडिकल बना, फिर Cl ऊपर से लाओ या नीचे से लाओ, एक ही प्रोडक्ट बनने वाला है, यही बनने वाला है। ठीक है, इसके बाद देखो, अब Cl कहां आ सकता है? Cl अब यहां पे आ सकता है, तो ये एज इट इज रहेगा, एज इट इज रहा CH3HCl। यहां पे जब Cl आएगा तो ये कायरल बनेगा, यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा, यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा, इसके बाद Cl ऊपर से और नीचे से दोनों साइड से आ सकता है। मतलब यहां पे सोचो, एक बार Cl नीचे और H ऊपर कर दो और दूसरे बार बन सकता है ये CH3HCl और H नीचे Cl ऊपर। नहीं, ये हो सकता है, मतलब एक तो ये बना, एक ये बना और एक बार ये दोनों बना। अब आते हैं यहां पे क्लोरीन लाते हैं, यहां पे क्लोरीन लाते हैं। गौर करो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। यहां पे जब Cl लाओगे फिर कायरल बनेगा, तो यहां भी Cl ऊपर से आ सकता है और नीचे से आ सकता है। बट बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये। देखो यहां पे CH3HCl, दिल खुश कर दिया ये क्वेश्चन। देखो तो यहां पे ऐसे ऐसे, यहां पे एक बार Cl नीचे कर देते हैं और एक H ऊपर, और अगले बार करते हैं CH3HCl, H नीचे Cl ऊपर, ये हो जाएगा, है ना। एक और क्या पॉसिबिलिटी है, नीचे Cl आए, तो जब नीचे Cl आएगा तो यहां पे कायरल वायरल नहीं बनने वाला है, ऊपर वाला सब कॉपी कर दो, नीचे एक Cl जोड़ दो बस। CH3HCl, ये हो गया। जरा गौर करो, ये तो अलग कंपाउंड है, ये तो अलग कंपाउंड है। ध्यान देना किस पे हम फोकस करना चाह रहे हैं। जरा सबका नाम देते हैं, इसको लिख देते हैं A, ठीक है, इसको दे देते हैं B, इसको लिख देते हैं C, इसको लिख देते हैं D, इसका नाम दे देते हैं E, इसका नाम F और इसका नाम G। बताओ तो इसमें कोई कॉमन है क्या? कोई दो है जो सेम है? कोई दो है जो सेम है? बताओ। D के साथ D और C को देखो, D और C को देखो, उस दोनों में से किसी के साथ ये दोनों कॉमन होता है क्या? ऊपर CH3 नीचे भी CH3, नहीं होता है कॉमन, नहीं होता है कॉमन, मतलब नहीं होता है कॉमन, कोई दिक्कत नहीं है।
यहां पे देखो ना Cl के नीचे 2 कार्बन है ना, Cl के नीचे 2 कार्बन है, यहाँ Cl के नीचे 1 कार्बन है, Cl के नीचे 1 कार्बन है। कॉमन नहीं होता, हमको लग रहा था कि ये इसके साथ कॉमन हो जाएगा, कॉमन नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सही। कॉमन हो सकता था, कब होता? नहीं हो सकता था छोड़ो, अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं पहले। तो इसमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। अब जरा बताओ नंबर ऑफ प्रोडक्ट, कितना प्रोडक्ट? ए बी सी डी ई एफ जी, 1 2 3 4 5 6 7, कितना प्रोडक्ट हुआ? नंबर ऑफ प्रोडक्ट 7। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट बताओ, ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, एक कायरल कार्बन ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, ये तो ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा भाई। एक कायरल कार्बन कायरल कार्बन तो है ही नहीं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसमें कायरल कार्बन तो है ही नहीं, इसमें तो दोनों ग्रुप सेम है। इसमें एक कायरल कार्बन ये और एक कायरल कार्बन ये, लेकिन इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स्ड है जो है सो है, और इसका कॉन्फ़िगरेशन भी फिक्स्ड है यहाँ पे। तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव, हम किसको ढूंढ रहे हैं अभी? ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, हाँ, तो ये भी ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि देखो सिमेट्रिकल नहीं है ना, ऊपर CH3 है नीचे C2H5 है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह आना नहीं है। तो ये भी हो गया ऑप्टिकली एक्टिव और ये भी हो गया ऑप्टिकली एक्टिव। इनफैक्ट ये दोनों में रिलेशन क्या है, इनएंशियोमर्स का या डायस्ट्रियोमर्स का? ध्यान देना, डायस्ट्रियोमर्स का रिलेशन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बदला हुआ है बट इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम है, तो ये दोनों क्या है? डायस्टेरियोमर्स है। ये डायस्ट्रोमेरिक पेयर का रिलेशन है वहां पे, इस दोनों में क्या रिलेशन है? इसका कॉन्फ़िगरेशन सेम, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग, ये दोनों भी डायस्टेरियोमेरिक पेयर का रिलेशन है यहां पे। अब बताओ, ये भी एक्टिव, ये भी एक्टिव, ये भी है ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है? हाँ, आएगा मजा अब। इस दोनों में एक तो कोई है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो ना, अगर इसको हम ऐसे लिख दें, नहीं सोचो तुम, इस दोनों में एक है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखो ये बीच वाला कार्बन, ऊपर वाला में HCl CH3, HCl CH3, बीच वाला कार्बन HCl CH3, HCl CH3, मतलब इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिकल हो सकता है। इस दोनों में कौन सिमेट्रिकल होगा बताओ? इस दोनों में एक तो जरूर है जो सिमेट्रिकल है। कोई चेक कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन से चेक करना आसान होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन बताओ जरा फटाफट। 1 2 3 कार्बन, R नहीं है, ये S है, ये S है, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी S ही रहेगा। नीचे वाला का देखो, नीचे वाला का कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 R है, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? S। अब बताओ, SR और SS तो डायस्ट्रोमेरिक होगा, ये बट होगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों? नीचे वाला R, ऊपर वाला S, ऊपर वाले के कारण क्लॉकवाइज रोटेशन होगा पीपीएल का, तो नीचे वाले के कारण एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगा सेम अमाउंट से पीपीएल का, और कैंसिल हो जाएगा ओवरऑल रोटेशन। क्यों? ऊपर वाले के बराबर ही नीचे वाला रोटेशन करेगा, क्योंकि ऊपर में जो जो ग्रुप जुड़ा हुआ है नीचे में भी वही सब ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो ये है ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये है मीजो कंपाउंड, मीजो है ये, मीजो। और ये क्या है? ये मीजो नहीं है, ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऊपर वाला अगर क्लॉकवाइज करेगा तो नीचे वाला भी सेक्शन क्लॉकवाइज ही करेगा, क्योंकि कनेक्टिविटी भी सेम, क्योंकि दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम, कनेक्टिविटी भी सेम, तो ये ओवरऑल ऑप्टिकली होगा एक्टिव। या उतना कहने का जरूरत क्या है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री वगैरह नहीं आएगा। और ऐसे भी देखो ना, 2 कायरल कार्बन ना, दोनों एक ही तरह का ग्रुप दोनों पे जुड़ा हुआ है, और एक का कॉन्फ़िगरेशन S और एक का कॉन्फ़िगरेशन R। इसका मतलब क्या हुआ? ऊपर वाले के कारण क्लॉकवाइज रोटेशन, तो नीचे वाला के कारण एंटी क्लॉकवाइज, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सॉरी, एक के कारण क्लॉकवाइज रोटेशन तो एक के कारण एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, और अमाउंट भी दोनों का सेम होगा। इस वजह से ओवरऑल इंटरनल कंपनसेशन के कारण यहां ऑप्टिकली इनएक्टिविटी आ जाएगा। मीजो कंपाउंड में हमने बताया है। या इसका फिशर प्रोजेक्शन बनाओ तो दिख जाएगा प्लेन ऑफ सिमेट्री यहां पे। और देखो ना, मीजो कंपाउंड में क्या होता था, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग आता था, और यहां जो कनेक्टिविटी होता था यहां भी कनेक्टिविटी वही होता था, वही तो है। ठीक है, ये है ऑप्टिकली एक्टिव। और ये क्या है? यहां पे एक ही कायरल कार्बन है, ये भी है ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें एक क्वेश्चन और बन सकता है,
के अलावा 7 नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड बताओ कितना मीजो, पहले यहां पे आते हैं। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, कितना ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, 1 2 3 4 5 6 होगा ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट। नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट कितना, ऑप्टिकली इनएक्टिव 1, इधर एक मीजो वाला इनएक्टिव होता है 2 हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो कितना प्रोडक्ट हो गया, 6 2 8 हो गया। यहां 7 कैसे हमने लिखा था, नंबर ऑफ प्रोडक्ट 7 लिखा था, 1 2 3 4 5 6 7, गजब 7। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट 6, ऑप्टिकली एक्टिव 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है 6। नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट 2, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव कौन, इनएक्टिव और ये इनएक्टिव, तो इनएक्टिव तो 2 हो गया। ऐसे कैसे हो रहा है, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव 6, कैसे ऑप्टिकली एक्टिव 1 2 3 4 5, सॉरी ये गलती से जुड़ जा रहा था ऑप्टिकली एक्टिव में। ऑप्टिकली एक्टिव कितना होगा, 5 होगा, 5 तब 5 2 7 हो जाएगा ये, ठीक है। नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर, ये दोनों में डायस्टेरियोमर्स का रिलेशन है, ये दोनों में भी डायस्टेरियोमर्स का रिलेशन है, एक भी इनएंशियोमेरिक पेयर नहीं है, तो नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर 0। नंबर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक पेयर, ये दोनों डायस्टेरियोमेरिक पेयर है, ये दोनों डायस्टेरियोमेरिक पेयर है, तो नंबर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक पेयर कितना हो गया, 2। नंबर ऑफ फ्रैक्शन, इस मिक्सचर का जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो कितना फ्रैक्शन मिलेगा, इनएंशियोमेरिक पेयर तो नहीं है ना, कहीं पे कहीं इनएंशियोमेरिक पेयर नहीं है, मतलब सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग, जितना प्रोडक्ट है उतना फ्रैक्शन मिलेगा। 7 प्रोडक्ट है, कितना फ्रैक्शन मिलेगा, 7 फ्रैक्शन मिलेगा। लास्ट में आता है नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड, एक कंपाउंड है जो मीजो फॉर्म में है, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड 1। समझ में आया, ये था ये क्वेश्चन। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस पे, तुम इसको कॉपी कर लो, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जा केमिस्ट्री विद कार मिट गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब जरा डाई ब्रोमिनेशन करके देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका करा देना है डाई ब्रोमिनेशन, डाई ब्रोमिनेशन, इसमें कितना प्रोडक्ट बनेगा, और उन्हीं सब क्वेश्चंस का आंसर इसमें भी तुमको करना है। देख लेते हैं क्या करेंगे। एक बार यहां पे ब्रोमीन आ जाएगा, यहां पे फिर एडकल बनेगा, ब्रोमीन आ जाएगा, ऊपर से नीचे से आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कायरल नहीं बन रहा है। अच्छा ओके, डाई ब्रोमिनेशन की बात किए हैं भाई, तो देखो क्या करना चाहिए तुम्हें। यहां पे प्रोडक्ट बन सकता है, यहां पे बी आर आ सकता है, दोनों बी आर यहीं पे आ जाए। एक ये हो सकता है, एक हो सकता है कि दोनों बी आर यहां पे आ जाए। बस एक जगह दोनों बी आर आने का यही 2 पॉसिबिलिटी है। फिर दोनों बी आर के बीच में एक कार्बन का फासला हो तो वो यहां पे बी आर आ सकता है, और नहीं दोनों लास्ट में रखते, नहीं एक कार्बन का फासला हो तो यहां पे बी आर आ सकता है, और क्या हो सकता है, यहां पे बी आर आ सकता है और यहां पे बी आर आ सकता है। यही 2 पॉसिबिलिटी। इसके बाद दोनों बी आर के बीच में 2 कार्बन का फासला हो
तो क्या हो सकता है? यहां पे बी आर आ सकता है, यहां पे बी आर आ सकता है, बस यही एक हो सकता है, नहीं एक और हो सकता है, दोनों बी आर के बीच 2 कार्बन का फासला हो, तो यहां यहां ये तो सेम ही हो गया, और एक लास्ट में कर दो, यहां पे बी आर ले आओ और एक यहां पे बी आर ले आओ, ठीक है। यही सब कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स बन सकता है, यही सब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बन सकता है। अभी इसमें स्टीरियो देख लेते हैं। नहीं, अच्छा, पहले जो क्वेश्चन हम पूछ रहे थे उसमें यह भी पूछा जा सकता है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बताओ। इसमें पूछा जाए कि डाइब्रोमिनेशन कराना है और तुम्हें बताना है नंबर 1 नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर 2 नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टेरियोइसोमर्स, नंबर 3। नहीं, इसी तरह से कई क्वेश्चंस बन सकता है। चलो देखो, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना, ये सबका सब तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ही है, 1 2 3 4 5 6। नहीं, अब जरा स्टेरियो देखते हैं। इसमें कोई कायरल नहीं, इसमें कोई कायरल कार्बन नहीं, इसमें जरा देखो, इसमें बी आर ऊपर से आ सकता है, नीचे से आ सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट यहां पे बी आर ऊपर से आएगा तो कुछ और ही हो जाएगा, नीचे से आएगा तो कुछ और ही हो जाएगा। मतलब यहां पे एक कायरल कार्बन बन रहा है, यहां पे डीएल पेयर एग्जिस्ट करेगा। यहां पे देखो, यहां पे बी आर ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है, ऊपर से आएगा तो कुछ और बनेगा, नीचे से आएगा तो कुछ और बनेगा, यहां पे बी आर ऊपर से आएगा तो कुछ और बनेगा, नीचे से आएगा तो कुछ और बनेगा। 2 कायरल कार्बन है, कितना आइसोमर्स बनेगा बताओ? 3 आइसोमर्स बनेगा यहां पे। नहीं, यहां पे जो ग्रुप लगा हुआ है यहां पे वही सब ग्रुप लगा हुआ है। यहां पे कितना आइसोमर्स बनेगा? एक डीएल पेयर बनेगा और एक मीजो बनेगा। समझना जरा क्यों ऐसा। यहां ऊपर से आएगा, यहां ऊपर से आएगा, यहां नीचे से आएगा, यहां नीचे से आएगा, यहां ऊपर से आएगा, यहां नीचे से आएगा, यहां नीचे से आएगा, यहां ऊपर से। एक्चुअली यहां पे क्या 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 कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है? आर आर हो सकता है, एस एस हो सकता है, आर एस हो सकता है और एस आर हो सकता है, और ये दोनों सेम हो जाएगा। यही तो है मीजो। अब बाकी तो आर आर और एस एस तो डीएल पेयर होगा ही नहीं। इसके बाद आ जाते हैं इस पे, तो इस पे ऊपर से आए बी आर या नीचे से आए बी आर, कोई प्रोडक्ट में चेंज नहीं आएगा, बट यहां पे बी आर ऊपर से आएगा तो कॉन्फ़िगरेशन इस कार्बन का कुछ और, नीचे से आएगा तो कुछ और, मतलब एक कायरल कार्बन डीएल पेयर में एग्जिस्ट करेगा। मतलब इसका ये इनएंशियोमेरिक पेयर होगा, 2 कंपाउंड। यहां पे बताओ कोई कायरल कार्बन नहीं। बताओ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना? 1 2 3 4 5 6, 6 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना? 10। नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड कितना? 1। मीजो कंपाउंड 1 4। नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर कितना? इनएंशियोमेरिक पेयर है, एक डीएल पेयर 2। नंबर 3 नंबर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक डायस्टेरियोमेरिक पेयर। बताओ कितना डायस्टेरियोमेरिक पेयर? इस मीजो के साथ डी के साथ रिलेशन, मीजो के साथ एल के साथ रिलेशन, 2 डायस्टेरियोमेरिक पेयर होगा। तुमको लगेगा सर इस डी को इस डी के साथ, इस एल को इस एल के साथ कीजिए ना भाई, ये दोनों स्ट्रक्चर आइसोमर्स है। 3 4 नंबर ऑफ डायस्टेरियोमेरिक पेयर हो गया। इसके बाद और क्या कर सकते हैं हम? नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट एंड 5 नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। बताओ ऑप्टिकली एक्टिव, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड लास्ट नंबर ऑफ फ्रैक्शन। बताओ नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट कितना? ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट
ये ऑप्टिकली एक्टिव, इसमें दो ऑप्टिकली एक्टिव, दो और एक, सॉरी डीएल पेयर यहां दो हो जाएगा ना। प्रोडक्ट हमने कितना 10 लिखा है, 1 2 2 4 5 6 7 8 9 10। हाँ ठीक है, हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये यहां पे दो ऑप्टिकली एक्टिव, तो 2 2 4 2 6 ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, बाकी 4 ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितना होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग, इसका बॉइलिंग पॉइंट अलग, इस दोनों का बॉइलिंग पॉइंट एक साथ होगा, एक ही होगा। 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन, 5 फ्रैक्शन, 6 फ्रैक्शन, 7 फ्रैक्शन, 7 फ्रैक्शन हो गया। ये था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, इसको जल्दी से लिखो, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब लेते हैं थोड़ा साइक्लिक कंपाउंड, अब लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड। एक क्वेश्चन है, ये है, इसका कराते हैं क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन, डाइक्लोरीनेशन और ट्राइक्लोरीनेशन। इसका करा दो Cl2H nu एंड देन अगेन Cl2H nu और Cl2H nu। यहां पे कराना है मोनोक्लोरीनेशन, यहां पे कराना है डाइक्लोरीनेशन और यहां कराना है ट्राइक्लोरीनेशन। देखो, जब मोनोक्लोरीनेशन कराएंगे तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा, जब डाइक्लोरीनेशन कराएंगे तो देखो क्या बनेगा, एक ही जगह पे दोनों क्लोरीन आ सकता है, या आ सकता है एक क्लोरीन यहां पे और एक क्लोरीन यहां पे, है ना। अब यहां पे बताओ, यहां भी Cl ऊपर से आ सकता है, नीचे से आ सकता है, यहां भी Cl ऊपर से आ सकता है, नीचे से आ सकता है। मतलब एक बार यहां Cl ऊपर से आए और यहां भी Cl ऊपर से आए, ये बनेगा। एक बार क्या होगा कि यहां Cl ऊपर से आए और यहां Cl नीचे से आए, और एक बार ऐसा हो सकता है कि ऊपर में Cl, यहां पे Cl नीचे से आए और यहां पे Cl ऊपर से आए, ये हो सकता है। अब तुमको लगेगा सर एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट और ये दोनों तो सेम हो गया, क्या सही में ये दोनों सेम है? क्या इसके ऊपर ये सुपर इंपोज हो जाएगा? इसको लाओ, ऐसे पलट दो, ऐसे सुपर इंपोज कराओ, ये ऊपर है, ये नीचे हो जाएगा, ये दोनों सुपर इंपोज नहीं करेगा। इसका मतलब फिर ये दोनों में क्या रिलेशन है? एक्चुअली ये इसका ये मिरर इमेज है, या तो मिरर इमेज सोचो या फिर ऐसे सोच सकते हो, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, 1 2 3, ये R है, नीचे वाला का कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1 2 3, ये भी R है, इसका कॉन्फ़िगरेशन S, इसका कॉन्फ़िगरेशन S। बताओ ये दोनों इनएंशियोमेरिक है कि नहीं है? इनएंशियोमेरिक पेयर हुआ, है ना। कितना प्रोडक्ट बना? नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, बताओ नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, सेकंड वाले में डाइब्रोमिनेशन, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना? एक ये दो ही, क्योंकि ये तीनों तो स्टीरियो है, स्ट्रक्चरल तो दो ही होगा ना। कौन होगा स्ट्रक्चरल? अगर स्ट्रक्चरल बोला जाए, अच्छा रुक जाओ, एक और तरीका इसको करने का, क्या करो, पहले स्ट्रक्चरल बना लो, तो 2 क्लोरीन एक ही जगह पे आ सकता है, या 2 क्लोरीन आ सकता है एडजेसेंट पे, यही 2 पॉसिबिलिटी है। अब ये जो स्ट्रक्चरल बना, इसमें स्टेरियो देख लो, तो यहां पे क्या हो सकता है, पहले ज्योमेट्रिकल देख लेते हैं। ये सिस हो सकता था, और क्या हो सकता था, ये ट्रांस हो सकता था, यही ना। अब देखो, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब ये डीएल पेयर में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कितना प्रोडक्ट हो गया, 2 प्रोडक्ट, 3 प्रोडक्ट, 4 प्रोडक्ट। ऐसे भी बनाए तो 1 2 3 4, बट हम सही इसी तरीका को मानते हैं, इसमें गलती होने का चांसेस
कम होता है। ये दोनों इनएंशियोमेरिक है कि डायस्टोमेरिक है, या तो मिरर इमेज बना कर देखो या कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, फटाफट पता चल जाएगा। अब बताओ, चाहे ऊपर वाला के अकॉर्डिंग बताओ या नीचे वाला के अकॉर्डिंग बताओ। नीचे वाला में हमने क्या किया था, पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिख लिया, एक ही जगह सीएल डाल दिया, एक बार अलग अलग, इससे ज्यादा तो पॉसिबिलिटी है नहीं। अब अलग अलग डाले हैं तो ये दोनों सिस में हो सकता है, ट्रांस में हो सकता है, ठीक है। एक बार सिस बना दिए, एक बार ट्रांस बना दिए। अब सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री है तो इसका मिरर इमेज इसी के जैसा होगा, ट्रांस में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसका मतलब इसका मिरर इमेज अलग कंपाउंड होगा, मतलब एक डेक्स्ट्रो और एक लीवो। बताओ कितना प्रोडक्ट हो गया। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना हम बोलेंगे, 2, एक ये और एक ये सब तो स्टीरियो है ना, तो ये दोनों तो कलेक्टिवली एक ही स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कहलाएगा ना, तो 2 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स 2, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना, 2 3 4, या हाथ से देखें 1 2 3 4, नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितना, 4। नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड कितना है, कोई मीजो, इसमें 2 कायरल कार्बन है और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, इसका मतलब ये क्या हुआ, मीजो हुआ। नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड कितना, ऊपर वाला में देखो तो ये मीजो है, नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड कितना, 1, मीजो कंपाउंड 1। नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर, ये 2 जो है इनएंशियोमेरिक पेयर है, ये जो 2 है इनएंशियोमेरिक पेयर है, कितना इनएंशियोमेरिक पेयर, 1। नंबर ऑफ डायस्टोमेरिक पेयर, डायस्टोमेरिक कौन है, इस दोनों में रिलेशन डायस्टोमर्स का है, इस दोनों में रिलेशन डायस्टोमर्स का है। सिस ट्रांस जो आइसोमर्स होता है डायस्टोमेरिक रिलेशन होता है उसमें। डायस्टोमर्स बोलते हैं किसको है, वो स्टीरियो आइसोमर जो इनएंशियोमर्स ना हो, तो सिस ट्रांस स्टीरियो आइसोमर्स तो होता ही है, इनएंशियोमर्स नहीं होता है। मतलब ये दोनों डायस्टोमेरिक पेयर, ये दोनों डायस्टोमेरिक पेयर, कितना पेयर, डायस्टोमेरिक पेयर। नंबर ऑफ डायस्टोमेरिक पेयर 2, इसका भी आंसर 2 ही। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट, ये ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट है और ये दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव है। नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट 2, नंबर ऑफ ऑप्टिकली इनएक्टिव प्रोडक्ट 2। नंबर ऑफ फ्रैक्शंस कितना, जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करोगे तो ये दोनों एक साथ निकलेगा, ये अलग निकलेगा, ये अलग निकलेगा, कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, 3। ये था तुम्हारा डाई ब्रोमिनेशन का कहानी। अब ये ट्राई ब्रोमिनेशन, ये तुम खुद करोगे, ये रहा तुम्हारा होमवर्क। आई थिंक तुम कर लोगे इसको। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको हटाते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका कर दो Cl2H मोनोक्लोरिनेशन, मोनो, एक बार डाई क्लोरिनेशन एंड ट्राई क्लोरिनेशन, ये भी है तुम्हारा होमवर्क। इन्हीं सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है, मोनोक्लोरिनेशन कराना है, डाई क्लोरिनेशन, ट्राई क्लोरिनेशन, हर केस में इन सारे क्वेश्चंस का आंसर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन ये है, ये कंपाउंड है और इसका कराना है मोनोक्लोरिनेशन, Cl2H, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, मोनोक्लोरिनेशन कराना है। ये सबको हम हटाते हैं। ये है, ये है, और इसका कराना है Cl2H मोनोक्लोरिनेशन कराना है। एक चीज बताओ जरा, ये यहां पे हाइड्रोजन भी है ना, कायरल नहीं है ये कार्बन, बट इसको हम ऐसे तो लिख ही सकते हैं कि यहां मिथाइल को ऊपर में कर दो और हाइड्रोजन को नीचे में कर दो, या हाइड्रोजन को नीचे में, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हो, ये दोनों एक ही चीज है, CH3, ये दोनों एक ही चीज है। इसी को ऐसे कर दो ना, इस पे सुपर इंपोज हो जाएगा,
है ना, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो। ये तीनों एक ही चीज है। इसमें से किसी एक को हम उठाते हैं और उसका कराते हैं क्लोरीनेशन। इसको उठा लेते हैं, देखो ठीक है। इसका जब क्लोरीनेशन कराओगे तो कहां कहां क्लोरीनेशन होगा, Cl2H। चौक चाहिए मेरे को भाई, चौक कहां गया, खत्म चौक, नहीं है। देखो इसका क्लोरीनेशन कराओगे, यहां पे क्लोरीनेशन होगा, जहां जहां होगा करा देते हैं, यहां पे करा दिए क्लोरीनेशन। ऊपर से क्लोरीन आया, नीचे से क्लोरीन आया, इसके कॉन्फ़िगरेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके अलावा क्या होगा, यहां पे क्लोरीनेशन हो सकता है, बट यहां क्लोरीनेशन जब यहां पे फ्री रेडिकल बनेगा तो क्लोरीनेशन, ये यहां पे जब फ्री रेडिकल बनेगा तो ये सेक्शन प्लेनर हो जाएगा। क्लोरीन ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। मतलब यहां पे मिथाइल ऊपर और क्लोरीन नीचे। और दूसरा पॉसिबिलिटी है कि क्लोरीन ऊपर और मिथाइल नीचे, है ना। अब क्या पॉसिबिलिटी है, यहां भी क्लोरीन आ सकता है। देखो ये तो ऐसा ही हमने रखा था, यही वाला रखा था। यहां क्लोरीन, अब यहां फ्री रेडिकल बनेगा तो क्लोरीन नीचे से आ सकता है और ऊपर से आ सकता है। मतलब यहां पे ऊपर से अगर क्लोरीन आया तो ये, और यहां पे अगर क्लोरीन नीचे से आया तो ये, ठीक है। इसके बाद क्लोरीन यहां पे आ सकता है, यहां पर भी ऊपर से भी आ सकता है, नीचे से भी आ सकता है। देखो यहां पे अगर हम क्लोरीन को नीचे से लाएं तो ये, और यहां पे क्लोरीन को अगर हम ऊपर से लाएं तो ये। इसी तरह से सोचो, ये तो ऊपर है ही, यहां पे क्लोरीन नीचे से भी आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, लेकिन नीचे से आए या ऊपर से आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये कार्बन कायरल नहीं होने वाला है। इधर वाला सेक्शन और इधर वाला सेक्शन सेम है, तो यहां पे नीचे से लाओ या ऊपर से लाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ऊपर से हम क्लोरीन को लाते हैं, या फर्क पड़ेगा, पड़ेगा। Cl ऊपर से लाए या Cl नीचे से लाए, फर्क पड़ेगा। कायरल नहीं बनेगा लेकिन तब भी फर्क पड़ेगा। Cl, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखो ना, ये दोनों सीस में हो जाएगा, ये दोनों इसमें ट्रांस में हो जाएगा। अब देखो, अब इधर भी सोचो, तुम बोलोगे सर रिपीट हो जाएगा, देख लेते हैं। ये Cl ऊपर था, यहां पे Cl नीचे कर देते हैं, और एक बार ये मिथाइल ऊपर और यहां पे Cl ऊपर कर देते हैं। अगले बार ये मिथाइल ऊपर और यहाँ पे Cl नीचे कर देते हैं, और ये मिथाइल ऊपर और यहाँ पे Cl ऊपर कर देते हैं। यही इतना ही पॉसिबिलिटी है, इसी में से कोई दो कॉमन भी हो सकता है, उसको देखना पड़ेगा हमें अब, तुमको लग रहा होगा सर इसमें तो बहुत कॉमन हो जाएगा, देख लेते हैं। ये तो कॉमन नहीं होगा किसी के साथ, ये तो सिंगल होगा, ये इसका काम हो गया, ये सिंगल होगा। इसको देखो, ये दोनों भी सिंगल होगा, इस दोनों में 1 मिनट, ये दोनों बताओ, ये दोनों एक ही कंपाउंड है या अलग अलग है? ये दोनों है आइडेंटिकल, ये दोनों है आइडेंटिकल। क्यों आइडेंटिकल है? गौर करो, ये कायरल थोड़े ना, ये कायरल थोड़े ना है, तो ऊपर से रहे या नीचे से रहे क्या फर्क पड़ता है? ये दोनों तो एक ही कंपाउंड है। इसी को तुम ऐसे कर दो तो ये वाला हो जाएगा। इस दोनों की बात करो, ये दोनों में क्या रिलेशन है? इस दोनों में रिलेशन है डाइस्टेरियोमेरिक पेयर का। दोनों कायरल कार्बन है, इसका कॉन्फ़िगरेशन दोनों में सेम है, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग। ये दोनों में डाइस्टेरियोमेरिक रिलेशन है। इस दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम, इसका कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग, डाइस्टेरियोमेरिक रिलेशन है, इस दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों सिस ट्रांस आइसोमर है, ये दोनों सिस में और ये दोनों ट्रांस में। तो इसको बोल सकते हो ज्योमेट्रिकल या डायस्टेरियोमेरिक भी बोल सकते हो, क्योंकि डायस्टेरियोमेरिक ज्योमेट्रिकल भी डायस्टेरियोमेरिक होता है। इस दोनों में क्या रिलेशन है? ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन सेम, ये दोनों का कॉन्फ़िगरेशन अलग, डायस्टेरियोमेरिक रिलेशन है।
डाइस्टेरियोमेरिक रिलेशन है, इस दोनों में भी डाइस्टेरियोमेरिक रिलेशन है। तुमको लगेगा कि ये वाला चीज और ये वाला कहाँ गया, ये वाला चीज, ये दोनों कंपाउंड इस दोनों कंपाउंड के आइडेंटिकल है। चेक कर लेते हैं, जरा बताओ इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है। कॉन्फ़िगरेशन से चेक करो या घुमा फिरा के चेक कर सकते हो। देखो मतलब उल्टा पुल्टा करके कॉन्फ़िगरेशन ही देख लेते। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1 नंबर इधर, 2 नंबर इधर, 3 नंबर इधर। इसका कॉन्फ़िगरेशन है R। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर S। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है R R। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन जब देखोगे तो देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन पक्का S हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर S। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर R, ये भी S है। इसका कॉन्फ़िगरेशन देखो, ये S आया है तो ये भी S आएगा, और इसका कॉन्फ़िगरेशन ये S आया है तो ये R आएगा। देखो तो जरा, ये दोनों सेम लग रहा था ना, मिथाइल वाला R है, मिथाइल वाला S है, सेम नहीं ना हुआ। ये दोनों सेम लग रहा था ना। और ऐसे भी देखो, ये दोनों सीस है और ये ट्रांस है, सेम कैसे होगा, ये दोनों ट्रांस है, ये दोनों सीस है, ये दोनों तो सेम नहीं होगा। बट ये दोनों तो सेम लग रहा था कि ये भी ट्रांस में था, ये भी ट्रांस में था, बट यहां मिथाइल वाला R है और यहां मिथाइल वाला S है, ये दोनों भी सेम नहीं है। इसी तरह से अगर हम इस दोनों की बात करें तो ये दोनों भी सेम नहीं होगा, नहीं होगा, ये दोनों भी सेम। चेक कर लेते हैं, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1 2 3 R है, यहां पर भी R होगा। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका R आया ना तो पक्का इसका S आएगा, क्योंकि क्लोरीन इधर जुड़ा हुआ ना इसमें, तो प्रायोरिटी इधर वाला और इधर वाला का चेंज कर जाएगा ना इसमें। इधर वाला का जो प्रायोरिटी होगा, इधर वाला का जो प्रायोरिटी होगा, इधर वाला का प्रायोरिटी उसका इसका उल्टा होगा। ठीक है, तो इसका R है तो इसका S होगा पक्का, इसका R है तो इसका S होगा पक्का। तुम चेक कर ले सकते हो। अब देखो इसका कॉन्फ़िगरेशन देख लेते हैं हम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ये R है तो ये पक्का S होगा, क्योंकि ऊपर नीचे था ये Cl, यहाँ ऊपर है Cl। अब इसका कॉन्फ़िगरेशन एक और चेक कर लेते हैं हम, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, S है ये पक्का R होगा। अब देखो ये दोनों ट्रांस में, ये दोनों ट्रांस में, बट मिथाइल वाला R, मिथाइल वाला S सेम नहीं हो सकता। ये R है क्लोरीन वाला S सेम नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। वैसे ही ये दोनों भी सेम नहीं हो सकता। लेकिन जरा देखो, अगर हम नाम लिखते हैं सबका, इसको लिख देते हैं A, इसको लिख देते हैं B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, सेम तो कोई नहीं हुआ। लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि इन कंपाउंड्स में, अगर हम तुमसे पूछें, जैसे देखो नंबर 1 पूछे नंबर ऑफ प्रोडक्ट, नंबर ऑफ प्रोडक्ट, फटाफट आंसर कर लोगे तुम। कितना कितना 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कितना प्रोडक्ट, 13 प्रोडक्ट। अगर पूछा जाए दूसरा, नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर, मस्त क्वेश्चन, नंबर ऑफ इनएंशियोमेरिक पेयर, पेयर बताओ कितना। क्या इनएंशियोमेरिक पेयर तो दिख ही नहीं रहा है, गौर करना, इसके साथ रिलेशन, इनएंशियोमेरिक पेयर है। देखो ये R था मिथाइल, मिथाइल S है, ये S था, ये R है, और ये दोनों सीस में था, यहां भी सीस में, ये दोनों के बीच में इनएंशियोमेरिक रिलेशन होगा। मतलब D और K, इनएंशियोमेरिक रिलेशन है D और K के बीच में। E और J के बीच में इनएंशियोमेरिक रिलेशन है, E और J के बीच में इनएंशियोमेरिक रिलेशन है। इसी तरह से F और L के बीच में इनएंशियोमेरिक रिलेशन है, F और L के बीच में इनएंशियोमेरिक रिलेशन है, F एंड L। इसी तरह से G और M के बीच में इनएंशियोमेरिक रिलेशन है, G और M के बीच में इनएंशियोमेरिक रिलेशन है। तो ये सब 4 पेयर है इनएंशियोमेरिक पेयर। इसी तरह से अगर पूछा जाए डायस्टेरियोमेरिक पेयर,
डाई स्टेरियोमेरिक पेयर, स्टेरियोमेरिक पेयर, डाई स्टेरियोमेरिक पेयर। बताओ कितना डायस्टेरियोमेरिक पेयर? ये तो साफ साफ दिख रहा है। ये एक डायस्टेरियोमेरिक पेयर, ये एक डायस्टेरियोमेरिक पेयर, ये एक डायस्टेरियोमेरिक पेयर, ये एक डायस्टेरियोमेरिक पेयर, ये चार और एक ये भी 5 है जो डायस्टेरियोमेरिक पेयर है। हमने प्रोडक्ट कितना बताया? 13 बताया है। ये दोनों तो आइडेंटिकल हो गया ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी 13 नहीं होगा, 12 होगा। ये दोनों तो सेम हो जाएगा ना, 3 हो गया। 4 की अगर बात करें, अगर हम पूछें बताओ नंबर ऑफ फ्रैक्शन, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करें तो कितना होना चाहिए? तो 1 फ्रैक्शन, 2 फ्रैक्शन, 3 फ्रैक्शन। अब देखो बड़ा मुश्किल है बता पाना भाई। देखो डी के तो एक साथ निकलेगा, ईजे एक साथ निकलेगा, एफएल एक साथ निकलेगा, जीएम एक साथ निकलेगा, मतलब अब बाकी सब अलग अलग निकलेगा। टोटल कितना था? 12 था ना। 12 में से 4 तो 4 के साथ निकल जाएगा, तो 12 में से 4 हटा दो, 8 बच गया। कितना फ्रैक्शन मिलेगा? 8 फ्रैक्शन। नंबर ऑफ फ्रैक्शन 8। इसी तरह से नंबर ऑफ मीजो कंपाउंड पूछा जाए तो बताओ इसमें है कोई मीजो? कोई मीजो नहीं है। इसी तरह से बाकी क्वेश्चन जो हमने लिखा था उसका आंसर भी किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का खूबसूरती ये था, इस क्वेश्चन का ब्यूटी ये था कि देखो हो क्या रहा था, जब इधर में ये मिथाइल था, जब यहां पे क्लोरीन नीचे रखते थे तो इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन रहता था, जब ये क्लोरीन को इधर न रख के इधर रखे थे तब इसी का कॉन्फ़िगरेशन बदल जा रहा था। हमें क्या लग रहा था शुरू में कि यहां पे मिथाइल है ना तो इधर Cl रखें, या यहां पे मिथाइल है ना तो इधर Cl रखें। बात एक ही है। नहीं, जब यहां पे Cl रखेंगे तो इसका जो भी कॉन्फ़िगरेशन होगा यहां पे Cl रखने से इसी का कॉन्फ़िगरेशन बदल जा रहा था। क्यों बदल जा रहा था? इसका और इसका प्रायोरिटी बदल जा रहा था। समझ आया? ये था इस क्वेश्चन का ब्यूटी। इस क्वेश्चन पे तो अभी और भी बहुत कुछ बोला जा सकता है, लेकिन अब हमें लगता है अब तुम्हें खुद इस पे सोचना चाहिए। एक बार टाइम देख लेते हैं, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, टाइम देख लेते हैं, उसके बाद छोटा सा कॉन्सेप्ट है तो उसको भी कर ही लेते हैं। 10-15 मिनट में हो जाएगा वो भी। हटा रहे हैं इसको। अभी तक हमने ये बात किया कि मोनोहैलोजिनेशन, डाईहैलोजिनेशन, ट्राईहैलोजिनेशन करेंगे तो कितना प्रोडक्ट बनेगा और प्रोडक्ट के बीच में क्या रिलेशन होगा। हमने ये नहीं बात किया कि मेजर प्रोडक्ट मेजर कौन होगा, माइनर कौन होगा। इस पे हमने कोई बात अभी तक नहीं किया है। अब देख लेते हैं लास्ट में थोड़ा सा, कौन होगा मेजर और कौन होगा माइनर। या मेजर और माइनर प्रोडक्ट को अगले लेक्चर में ही देखते हैं, कुछ ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस लेक्चर को रखते हैं ये इतना ही। और अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि हैलोजिनेशन में कौन होगा मेजर प्रोडक्ट और कौन होगा माइनर प्रोडक्ट। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।